यह वह सियानी घोष है जिसने कहा था कि अपनी विचारधारा नहीं बेचेगी, जिसने दल बदल करने वाले का खुलेआम मंच से मजाक उड़ाया था। आज उसी नेता का नाम बागियों की सूची में क्यों लिया जा रहा है? सियानी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर। पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। तेरे को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। क्या यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है या फिर इसके पीछे है करोड़ों के राजनीतिक समीकरण, जांच एजेंसियों का दावा और सत्ता का बदल खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ सचमुच कमज़ोर पड़ चुकी है? नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इंट्रो रिसर्च। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम उस घटनाओं की परतें खोलेंगे जिसके बारे में मुख्य धारा की बहसें में बहुत कम बात होती है। सियानी घोष का बड़ा यूटर्न। अप्रैल 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर था। रैलियां, रोड शो, बड़े बड़े वादे और इसी बीच राजनीतिक में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे बंगाल को चौंका दिया। तृणमूल कांग्रेस की युवा और फायरब्रांड नेता सियानी घोष। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर पे आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। ये जो बोलते हैं ना कि हमने किया है, सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर, किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। तो वक्त था ये हमारा। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारे लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे थे वन से हम तो नॉन एस्केलेटरी। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे। वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। पूरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगाम होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा। सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। जो कभी खुद को ममता बनर्जी की सबसे वफादार सिपाही बताती थी, आज उन्हीं के खिलाफ खड़े गुट के करीब दिखाई देने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ विचारधारा का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल हो सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सत्ता बदलने के बाद राजनीतिक सुरक्षा कवच कमजोर हो गया? क्या आर्थिक दबाव और राजनीतिक भविष्य की चिंता ने यह फैसला प्रभावित किया? यही सवाल आज पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। पैसा, राजनीतिक और सत्ता का गणित। राजनीतिक में विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई बार राजनीतिक अस्तित्व उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावी हलफनामे में दर्ज आंकड़ों के अनुसार सियानी घोष के पास संपत्ति है, लेकिन उन पर ऋण भी मौजूद है। विश्लेषकों का कहना है कि जब कोई नेता सत्ता से दूर होता है तो आर्थिक और राजनीतिक दोनों चुनौतियां बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई बार नेता नए राजनीतिक विकल्पों तलाशते हैं। हालांकि सियानी घोष या उनके समर्थक इन दावों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि उनके फैसलों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। अगर सब कुछ सामान्य था तो राजनीतिक दूरी अचानक को क्यों बढ़ी? पुराने विवाद और जांच एजेंसियों की भूमिका। सियानी घोष का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पोस्ट विवाद, राजनीतिक बयान और फिर कथित तौर पर जांच एजेंसियों की पूछताछ। ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा होती रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि कानून अपना काम करता है। सच्चाई क्या है यह अदालतें और जांच एजेंसियां तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे मामलों का राजनीतिक स्तर बेहद
बड़ा होता है। अब यूसुफ पठान की कहानी। अब बात उस नाम की जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को चौंकाया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान 2024 में जब उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा गया तो इसे ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। उन्होंने एक मजबूत सीट पर जीत हासिल की, लेकिन अब उनका नाम भी उन नेताओं में लिया जा रहा है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे पार्टी लाइन से अलग सोच रहे हैं। क्या यह सच है या सिर्फ राजनीतिक अटकलें? यही वह सवाल है जिसने बंगाल की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। 19 सदस्यों का कथित गुट और दल बदल कानून। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ सदस्यों के एक अलग गुट बनने की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा संबंध दल बदल कानून से जुड़ता है। भारतीय राजनीतिक में दल बदल कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार नेता कानून प्रावधानों के भीतर रहते हुए नए राजनीतिक समीकरण बना लेते हैं। यही वजह है कि बंगाल की मौजूदा स्थिति पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। क्या ममता बनर्जी की पकड़ कमज़ोर हो रही है? यह शायद सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह सिर्फ कुछ नेताओं की नाराज़गी है या फिर पार्टी के भीतर गहरी असंतुष्टि मौजूद है? राजनीतिक विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि हर बड़े दल में समय समय पर असंतोष उभरता है, जबकि दूसरे विशेषज्ञों इससे नेतृत्व के लिए गंभीर चेतावनी मानते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीतिक एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सियोनी घोष, यूसुफ पठान, कोकली घोष और कई अन्य नाम, इन सभी कहानियों का एक साझा संदेश है। राजनीतिक में अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, अस्थायी होते हैं केवल हित और सत्ता के समीकरण। आज जो नेता एक मंच पर दिखाई देते हैं, कल वे अलग खेमे में भी खड़े हो सकते हैं, और यही लोकतांत्रिक राजनीति का सबसे कठोर सच है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि यह नेताओं का व्यक्तिगत फैसला है या फिर बदलते राजनीतिक हालात का परिणाम? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं दीपक, मिलते हैं अगली रिसर्च वीडियो में। नमस्कार।